आणविक जैविकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में किए गए एक अभिन्न प्रयोग का अध्ययन करते हैं। मेसलसन स्टॉल प्रयोग द्वारा डीएनए प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन की अर्धसंरक्षी विधि को प्रमाणित किया गया। सैद्धांतिक रूप से डीएनए प्रतिकृतिकरण 3 विधियों द्वारा संभव हो सकता है। यह हैं संरक्षी कंजर्वेटिव, अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव एवं परिक्षेपी विधि डिस्पर्सिव मेथड। संरक्षी विधि में डीएनए अणु की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अकुंडलन अनकॉइलिंग के द्वारा पृथक हो जाती है। प्रत्येक पैतृक श्रृंखला नवीन पूरक श्रृंखला का संश्लेषण करती है। ये नवीन पूरक श्रृंखलाएं आपस में संयोजित होकर डीएनए का एक अणु बनाती है। वह पैतृक श्रृंखलाएं पुनः संयोजित होकर डीएनए का एक अणु बनाती है। इस प्रकार 2 पुत्री डीएनए अणु 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। एक अणु में पैतृक डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं ही पूर्ण रूप से संरक्षित रहती है, जबकि दूसरा अणु पूर्ण रूप से नव संश्लेषित होता है। इस कारण इसे संरक्षी विधि कहा जाता है। अर्धसंरक्षी विधि में प्रत्येक पुत्री अणु में एक पैतृक श्रृंखला व दूसरी नव संश्लेषित पूरक श्रृंखला होती है, अर्थात पैतृक डीएनए का आधा भाग अर्थात एक श्रृंखला प्रत्येक अणु में संरक्षित रहती है। इस कारण इसे अर्धसंरक्षी विधि कहा जाता है। परिक्षेपी विधि में डीएनए अणु अनेक खंडों में खंडित हो जाता है। प्रत्येक खंड अपनी प्रतिकृति बनाता है। पैतृक खंड व नव संश्लेषित पूरक खंड आपस में संयोजित होकर डीएनए के 2 अणु बनाते हैं। प्रत्येक पुत्री अणु में पैतृक डीएनए की श्रृंखलाएं व नवनिर्मित पूरक श्रृंखलाएं पूरी लंबाई में अंतर्निवेशित रहती है। इस कारण इसे परिक्षेपी विधि कहा जाता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा होता है। ये अवधारणा वॉटसन व क्रिक ने प्रतिपादित की। एक अन्य वैज्ञानिक डनब्रक ने डीएनए में परम कुंडलन सुपर कॉइलिंग की समस्या को हल करने के लिए खंडन एवं विसंयोजन ब्रेकेज एंड रीयूनियन मॉडल की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने यह प्रतिपादित किया कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण परिक्षेपी विधि के द्वारा होता है। डेलब्रग की यह अवधारणा इतनी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई कि इसने अन्य प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया, ताकि यह जांच की जा सके कि इन तीनों विधियों में से डीएनए अपनी प्रतिकृति किस विधि के द्वारा बनाता है। उन्नीस में मैथ्यू बेसलसन व फ्रैंकलिन स्टॉल ने वॉटसन व क्रिक की अवधारणा को प्रमाणित करने के लिए एक जीवाणु इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई पर प्रयोग किए। इन वैज्ञानिकों ने ई कोलाई जीवाणु की कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जिसमें नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में इसके रेडियोधर्मी रहित भारी समस्थानिक नॉन रेडियोएक्टिव हेवी आइसोटोप N15 से चिन्हित लेबल्ड NH4Cl का प्रयोग किया।
इन वैज्ञानिकों ने इन कोशिकाओं को लगभग 14 पीढ़ियों तक संवर्धित किया ताकि इनके डीएनए में N15 समावेशित हो सके। डीएनए प्रतिकृतियों को पृथक करने के लिए इन वैज्ञानिकों ने घनत्व प्रवणता परा अपकेंद्रण डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रासेंट्रिफ्यूगेशन तकनीक का प्रयोग किया। डीएनए के अणु जिनमें N15 उपस्थित होता है उनका उत्प्लावन घनत्व बायोन डेंसिटी 1.724 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है, जबकि N14 से युक्त डीएनए का घनत्व 1.710 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अर्थात N15 का घनत्व N14 की तुलना में अधिक होता है। इस कारण N15 युक्त डीएनए को भारी डीएनए हेवी डीएनए व N14 युक्त डीएनए को हल्के डीएनए लाइट डीएनए की संज्ञा दी गई। हल्के व भारी डीएनए को पृथक करने के लिए मेसल्सन एंड स्टोल ने घनत्व प्रवणता परा अपकेंद्रण विधि में एक भारी लवण 6M CaCl2 सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया। यह विलयन अपकेंद्रण नलिका में 30,000 से 50,000 घूर्णन प्रति मिनट RPM रिवोल्यूशन पर मिनट पर एक रेखीय घनत्व प्रवणता लीनियर डेंसिटी ग्रेडियंट बनाता है, जिसका घनत्व शीर्ष से पेंदे की ओर बढ़ता जाता है। इस कारण ही इसे घनत्व प्रवणता परा अपकेंद्रण कहा जाता है। यदि डीएनए को सीजियम क्लोराइड के विलयन में मिला दिया जाए व इसका अपकेंद्रण किया जाए तो यह डीएनए अणु उस स्थान की ओर गमन करता है जहां पर सीजियम क्लोराइड व डीएनए का घनत्व समान हो जाए। इस स्थान पर डीएनए एक बैंड के रूप में प्रदर्शित होता है। इस बैंड की स्थिति के आधार पर डीएनए की पहचान कर ली जाती है। सीजियम क्लोराइड द्वारा बनाया गया रेखीय घनत्व प्रवणता लीनियर डेंसिटी ग्रेडियंट इतनी अधिक संवेदनशील होती है कि N15 व N14 युक्त डीएनए में बहुत कम घनत्व में अंतर होते हुए भी इन्हें स्पष्ट रूप से पृथक कर देती है। ये पृथक हुए डीएनए एक पट के रूप में प्रदर्शित होते हैं और इस पट की स्थिति के आधार पर N15 युक्त व N14 युक्त डीएनए की पहचान कर ली जाती है। मेसल्सन व स्टोल ने N15 युक्त माध्यम में संवर्धित हो रही जीवाणु की कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया गया जिसमें नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में N15 के स्थान पर सामान्य नाइट्रोजन N14 का प्रयोग किया गया व इन कोशिकाओं को केवल एक बार विभाजित होने दिया, जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट में ये एक प्रतिकृति चरण चक्र रेप्लिकेशन साइकिल
पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रथम पीढ़ी की कोशिकाओं के डीएनए का जब निष्कर्षण किया गया, निष्कर्षित डीएनए का अपकेंद्रण किया गया, तो अपकेंद्रण नलिका में एक बैंड प्राप्त हुआ। इस बैंड की स्थिति N14 हल्के डीएनए व N15 भारी डीएनए से युक्त बैंड की तुलना में मध्यम थी। इस मध्यम घनत्व के बैंड की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पीढ़ी की कोशिकाओं में N14 व N15 समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये परिणाम संरक्षी विधि को पूर्ण रूप से अस्वीकार या अमान्य कर देते हैं, क्योंकि यदि ये कोशिकाएं संरक्षी विधि का अनुसरण करती, फॉलो करती, तो एक के स्थान पर दो बैंड प्राप्त होते। एक बैंड हल्के घनत्व के डीएनए अर्थात N14 युक्त व दूसरा भारी डीएनए अर्थात N15 युक्त डीएनए का बैंड प्राप्त होता। ये परिणाम असंरक्षी व परिक्षेपी विधि में किसी प्रकार का विभेद नहीं करते हैं। इन दोनों विधियों की जांच करने के लिए मेसलसन व स्टॉल ने N14 माध्यम पर संवर्धित हो रही कोशिकाओं को 2 बार विभाजित होने दिया, जिसमें लगभग 40 मिनट का समय लगता है। इस द्वितीय पीढ़ी की कोशिकाएं जो 2 प्रतिकृतिकरण चक्र रेप्लिकेशन साइकिल पूर्ण कर चुकी होती है कि डीएनए का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन किया गया, व निष्कर्षित डीएनए का जब अपकेंद्रण किया गया, तो अपकेंद्रण नलिका में 2 बैंड प्राप्त हुए। एक मध्यम घनत्व का जिसमें N14 उपस्थित था, व दूसरा मध्यम घनत्व का जिसमें N14 व N15 दोनों उपस्थित थे। ये परिणाम स्पष्ट करते हैं कि द्वितीय पीढ़ी की कोशिकाओं में आदि कोशिकाओं में N14 युक्त डीएनए होता है, व आदि कोशिकाओं में 50% N14 व 50% N15 विद्यमान होता है। अर्थात इन कोशिकाओं में एक श्रृंखला N15 युक्त व दूसरी श्रृंखला N14 युक्त होती है। ये परिणाम पूर्ण रूप से अर्धसंरक्षी विधि का अनुसरण करते हैं। इन परिणामों के आधार पर परिक्षेपी विधि को पूर्ण रूप से अमान्य या अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यदि द्वितीय पीढ़ी की कोशिकाएं इस विधि का अनुसरण करती, तो 2 के स्थान पर एक बैंड मध्यम घनत्व का प्राप्त होता। यदि प्रथम पीढ़ी की कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए जो कि मध्यम घनत्व के बैंड के रूप में उपस्थित है, यदि इसके डीएनए को गर्म कर दिया जाए जिससे कि दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाए, लेकिन तुरंत ही यदि इसको ठंडा कर दिया जाए तो दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग ही रहती है। यदि इस मिश्रण का पुनः अपकेंद्रण किया जाए तो एक के स्थान पर 2 बैंड प्राप्त होते हैं। एक बैंड N14 डीएनए के समान व दूसरा बैंड N15 डीएनए के समान प्राप्त होगा। ये परिणाम असंरक्षी विधि को के प्रमाण की पुष्टि करते हैं। इस आधार पर मेसलसन एंड स्टोल ने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि डीएनए अपनी प्रतिकृति अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा बनाता है। अर्धसंरक्षी विधि में पैतृक डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती है। प्रत्येक श्रृंखला नवीन पूरक श्रृंखला बनाती है। इस प्रकार बने 2 पुत्री अणुओं में प्रत्येक में पैतृक डीएनए का आधा भाग अर्थात एक श्रृंखला संरक्षित रहती है। इस कारण इसे अर्धसंरक्षी प्रतिकृतिकरण सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। धन्यवाद।